गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएस मेंस में जो भी 2026 में नए टॉपिक ऐड हुए हैं। उनमें सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। दो टॉपिक ऐड हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, फांसीवाद और नाजीवाद, जो कि हमारे प्रश्न पत्र प्रथम के सेक्शन सी से रिलेट करते हैं, जिसमें फांसीवाद, फासिज्म और नासिज्म ऐड हुआ है। तो फांसीवाद के बारे में देखते हैं। मैंने इसको सर्च किया एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी में ज़्यादातर नहीं मिला ये मेरे को कहीं से, बट मैंने यूपीएससी के दो चार जैसे शशांक त्यागी सर हैं उनसे सीखा, तब मैंने खुद के नोट्स सुनाए और चीज़ें की हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक वैसे तो फांसीवाद एक फिलॉसफी है, ठीक है, और एक आइडियोलॉजी है जो कि इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में चालू हुई थी। इसके जो प्रवक्ता थे, जो एक डिक्टेटर माना जाता है उनको, बेंजामिन, क्या नाम था उनका, बेनिटो मुसोलिनी। ये डिक्टेटर से जैसे अपने हिटलर के बारे में ज़्यादा सुना है, सेम ऐसे ही इटली में थे बेनिटो मुसोलिनी। तो इनकी एक आइडियोलॉजी थी ये, जैसे अभी मैं कहीं ना कहीं जैसे ट्रम्प की फिलॉसफी अगर हम देखते हैं, कहीं ट्रम्प की आइडियोलॉजी देखते हैं तो उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो वो नेशन के बारे में देखते हैं, बट वो एट द एंड अपने जो सिटीजन हैं उनके लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बेनिटो मुसोलिनी थे, ये इनके लिए उनके पीपल्स भी कोई मैटर नहीं करते थे, इनके लिए बस नेशन मैटर करता कि राष्ट्र सब कुछ है मेरे लिए और कुछ नहीं है। ये इनकी फ़िलॉसफी थी बेनिटो मुसोलिनी की। ये डिक्टेटर थे, इन्होंने ये चालू की थी। तो फाउंडेड बाई फासिस्ट पार्टी, इन्होंने एक फासिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की थी बेनिटो मुसोलिनी। ये इनके प्रवक्ता, फाउंडर, वॉटेवर जो भी कह सकते हैं वो थे ये। और इस्टेब्लिश ए टोटलिटरियन रिजिम इन इटली में इन्होंने एक रिजिम, एक जो भी सत्ता हत्याई थी और उसका फासिस्ट नाम दिया था उन्होंने। और ये एक आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के पीछे जैसे हम देखेंगे, पहले भी हमने लाइक जैसे हम फिलॉसफी में, एथिक्स में बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे थिंकर्स हैं इसमें दो चार। उन थिंकर्स का मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और इनके लिए भी राष्ट्र, जैसे इन्होंने लिख रखा है, कोर आइडियोलॉजी यही थी, नथिंग इज बियॉन्ड द स्टेट। स्टेट के बाहर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज स्टेट, मतलब देश ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है, इटली ही सब कुछ है, इटली से बाहर इनके लिए कुछ भी नहीं है और जो है हम वही मानेंगे। तो की फीचर्स ये हैं कि नेशनलिस्टिक डिक्टेटरशिप थी, बाद में धीरे धीरे सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। टोटलिटरिज्म कंट्रोल था, सारा कंट्रोल इन्हीं का था, बेनिटो मुसोलिनी का। अपोजिशन टू डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म, ये भी इनकी एक फीचर्स थे इसमें, क्या बोलते हैं फासिज्म में, कि डेमोक्रेसी का अपोजिशन करते थे। लोकतंत्र कुछ नहीं था इनके लिए, मतलब कि पीपल्स इनके लिए कुछ नहीं थे। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ स्टेट, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था एंड स्टेट ही सब कुछ है। स्टेट इज लाइक ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये एक स्टेटमेंट था इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, कि स्टेट इज लाइक गॉड मार्च ऑन द अर्थ, गॉड से तुलना की इन्होंने, और स्टेट ही सब कुछ है इनके लिए। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी का अपोजिशन करते थे। लिबरलिज्म, जो लिबरल पीपल्स हैं उनका जो फिलॉसफी है लिबरलिज्म, तो उसका भी ये अपोज में थे। डिक्टेटरशिप इनकी बेस्ड थी नेशनलिज्म के लिए, मिलिट्रिज्म, जो जैसा हम हिटलर के बारे में देखते हैं वही, और स्ट्रॉन्ग सप्रेशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये सोशलिज्म को भी
सप्रेस कर किया इन्होंने, और कम्युनिस्ट पीपल हैं जो जिनकी फिलॉसफी है कम्युनिज्म, उसको भी इन्होंने सप्रेस किया था। तो ये इनकी बेस है। और ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसके बाद में ये सारी चीज़ें सेम, जैसे जर्मनी में हिटलर ने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो भी चीज़ें हुई थी वर्साई की संधि की वजह से, सेम इन्होंने भी ये चीज़ें 1922 से 1943 तक ये फासिज्म चला था इटली में। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसका फाउंडर है बेनिटो मुसोलिनी, और फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने, और इनके की मिशन नेशनलिस्टिक डिक्टेटरशिप है इनकी, जो कि राष्ट्रीय अधिन्याय न्याय सत्ता हिंदी में बोलते हैं। और ये अपोज करते थे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का और लिबरलिज्म का, और इन्होंने सप्रेस किया था सोशलिज्म को और कम्युनिस्ट लोगों को। और सेम वही चीज़, और सिंबल्स क्या हो जाते हैं, सिंबल एक ये सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। एक इसमें क्या है, सिंबल में है कि बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, इसका है मीन्स कि ये यूनिटी में विश्वास करते थे कि यूनिटी है तो सब लोग साथ में हैं, तो हम सत्ता काबिज कर सकते हैं और हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में इनका ये बंडल्स ऑफ स्टिक्स ही था, लेकिन बाद में इन्होंने एक्स को भी ऐड किया था इसमें, कि ओनली यूनिटी से काम नहीं चल रहा, हमें अब हथियार भी उठाना पड़ेगा एक साथ रह के, मीन्स यूनिटी विद शार्प वेपन, हमें शार्प रहना पड़ेगा विद यूनिटी, ये इनका होता। टॉपिक्स हैं ये खंड 6 से रिलेटेड है, और प्रश्न पत्र फर्स्ट के हिस्ट्री में आधुनिक विश्व का इतिहास है, जो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था उसी से रिलेटेड है, कि इटली में फांसी बात चालू हुआ था। ये एक राजनीतिक विचारधारा है, शासन प्रणाली की कैसे शासन करना है, तो वो एक राजनीतिक विचारधारा है। अधिन्यायवादी, डिक्टेटरशिप को अधिन्यायवादी कहते हैं। अधिन्याय करने के लिए अधिन्यायवादी एक राजनीतिक विचारधारा है जो कि शासन प्रणाली की। इसकी स्थापना बेनिटो मुसोलिनी ने की थी, और 1922 से 1943 तक इटली में प्रमुख विचारधारा फासिज्म चलती रही थी। इसका उद्देश्य जो हम देखते हैं, नथिंग इज बियॉन्ड द स्टेट, स्टेट के राष्ट्र को ही सर्वोच्च मानना है और राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज स्टेट। और दूसरी, एक शक्तिशाली नेता के अधीन केंद्रीय राज बनाना है, कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी है, कि पावर को सेंट्रलाइज करना है, एक जगह ही रहनी है। ऐसे नहीं कि स्टेट अलग अलग स्टेट को, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट के पास में कुछ अलग अलग पावर्स हैं, तो इसमें यही था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सेंट्रलाइज किया हुआ है, और एक ही शक्तिशाली नेता के अधीन है सारी पावर्स। और लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध किया है इन्होंने, लिबरल पीपल्स का भी विरोध किया इन्होंने। और यही लोगो इनका जो है बंडल ऑफ ब्रिक्स एंड एक्स मीन्स यूनिटी विद शार्प वेपन। अब इसके बाद में आते हैं इसके आयाम, इसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। एक तो सामाजिक आयाम हो सकता है कि क्या समाज और ने किस प्रकार फासिज्म को बढ़ावा दिया था, किस प्रकार फासिज्म समाज से इवॉल्व हुआ था, क्या इसका डेवलपमेंट था। तो सामाजिक आयाम थे स्टेट अबव इंडिविजुअल। स्टेट को फासिज्म में माना गया था कि जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में चीज़ें शुरू हुई थी, कि उस टाइम पे इटली और इनकी जर्मनी जैसे इन देशों की मित्र राष्ट्रों से ये हार गए थे। सबसे ज़्यादा तो जर्मनी पे जुर्माना लगाया गया था, वहाँ से फिर हिटलर का इवोल्यूशन हुआ था, इवॉल्व हुआ था, और फिर यहाँ पे फासिज्म में ये मुसोलिनी हुआ था। तो स्टेट अबव इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ऊपर स्टेट को रखा गया था, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और इंडिविजुअल जो लोग हैं वो कुछ अपने राष्ट्र के बारे में कुछ वो नहीं कर सकते, ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते, राष्ट्र ही लेगा सब कुछ। तो समाज को व्यक्ति से ऊपर रखा गया था। वर्ग संघर्ष की जगह राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया था,
वर्ग संघर्ष की जगह राष्ट्रीय एकता पर, नेशनलिज्म पे जोर दिया गया था कि हमें एक साथ रहना है। और जो लोगों में जो सोसाइटी डिवाइड हो रखी थी, मजदूर वर्ग और जो मालिक वर्ग है, तो उनमें वर्ग संघर्ष को नहीं देखा गया कि जो भी है ठीक है, वो डिस्पैरिटी है, उस डिस्पैरिटी को नहीं नापा गया। ये देखा गया कि सब एक रहो बस। तो कुछ जो क्वालिटी अलग, मजदूरों के लिए अलग रूल्स होने चाहिए, जैसे अभी लेबर कोड्स हैं, लेबर्स के लिए, मजदूर के लिए, मालिक के लिए, जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग से कुछ रूल हैं बिजनेस करने के। तो उनको, उन संघर्ष को भी नहीं देखा गया था, उन चीज़ों को नहीं देखा गया था। बस एक राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया था। और इसका मेन था कि ये मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी थी, उसके अगेंस्ट थे। मार्क्सिस्ट कहता है कि दो अलग अलग दो, एक तो ज़्यादा पैसे वाले और एक मजदूर वर्ग। तो उनका यही था कि मजदूर वर्ग के लिए अलग से राइट्स होने चाहिए, उनके राइट्स होने चाहिए, और उनके लिए मजदूर वर्ग लड़ सकता है। ये मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी थी कि हमें मजदूर वर्ग को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। पर इनका था कि राष्ट्रीय एकता पर जोर दो और कुछ नहीं। युवा और महिलाओं को राष्ट्र हित में ढालने का प्रयास, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, और आप जो भी काम करोगे वो राष्ट्र के लिए करोगे। युवा महिलाओं को राष्ट्र हित में ढालने का प्रयास किया गया था कि राष्ट्र के लिए काम करो। दूसरे, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया था, प्रोपोगंडा फैलाया गया था कि आपको मीडिया और शिक्षा सब सेंट्रलाइज पावर कर ली थी कि सब कुछ राष्ट्र के लिए करो, क्योंकि इन लोगों ने जो भी किया है, तो इंडिविजुअल तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, सब कुछ राष्ट्र के लिए। असहमति को दबाना, डिसेंट, किसी ने कहा नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तो उसको सप्रेस कर दिया गया था, उसको दबा दिया गया था कि कुछ नहीं, जो है आपको राष्ट्र हित में ही काम करना है और आप कुछ नहीं कर सकते। समाज नोट, ये समाज को अनुशासित मशीन के रूप में देखा था इन्होंने कि लाइक पहले भी जैसे हम पहले फिलॉसफी पढ़ते हैं कि कुछ कुछ लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रियस पीपल्स को हम जैसे देखते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री वाले लोगों को, कि उनके लिए ह्यूमन लाइक के प्रोडक्शन मशीन, कि बस प्रोड्यूस करते जाओ, तुम प्रोड्यूस करते जाओ, तुम्हारे हित के बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन उस टाइम पे यही था कि अनुशासित मशीन के रूप में देखते थे कि तुम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए जो भी करोगे वो सही है और सब कुछ गलत है, तुम्हारे खुद के एक राइट्स, कुछ राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स वगैरह कुछ नहीं है, बस एक अनुशासित मशीन के रूप में देखते थे। ये एक सामाजिक हो गया। राजनीतिक आयाम क्या था कि इन्होंने एक दलीय तानाशाही वन पार्टी सिस्टम बनाया था कि एक ही पार्टी रहेगी, वही काम करेगी, और उसके हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो ही माने जाएंगे, और वो पूरे राष्ट्र पे लागू होंगे, और आपको जो काम करना है वो राष्ट्र हित में करना है, किसी और हित में नहीं करना, खुद के हित में नहीं करना। लोकतंत्र, चुनाव और नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन किया गया था। लिटरली मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का तो सप्रेस कर दिया गया था। चुनाव और नागरिक स्वतंत्रताएं कुछ नहीं है, जो है बस वन पार्टी सिस्टम है, इसी को जिताना और इसी के लिए करना है। सांसद और न्यायपालिका की शक्ति सीमित कर दी गई थी, सेंट्रलाइज पावर कर दी गई थी कि एक ही जगह रहेंगे संसद और न्यायपालिका, कोई डिसीजन नहीं ले सकती, वन पार्टी सिस्टम यही डिसीजन लेगा। गुप्त पुलिस और दमनकारी नीतियाँ, कुछ नीतियाँ थी। गुप्त पुलिस एक मतलब अलग से एक पुलिस का दस्ता बनाया गया था कि जो बस एक राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो एक पार्टी के लिए काम करेगा कि तुम हमें बताओगे, और कोई अगर कोई अगेंस्ट, राष्ट्र के अगेंस्ट बोलेगा तो उनको सप्रेस कर दिया जाएगा। नेता की सर्वोच्च सत्ता, नेता इज एवरीथिंग, क्योंकि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो लीडर इज ऑलवेज राइट वाली धारणा बनाई गई थी कि लीडर हमेशा सही है, और जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, भले ही वो गलत काम कर रहा है, लेकिन ये धारणा थी, ये धारणा बनाई गई कि लीडर इज। प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि ये मुसोलिनी इज एवरीथिंग एंड ये सही कर रहा है और कोई। आर्थिक आयाम क्या थे इसके? आर्थिक आयाम से पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच कॉरपोरेट स्टेट का मॉडल बनाना, एक कॉरपोरेट स्टेट मॉडल बनाया गया था। कॉरपोरेट स्टेट मॉडल क्या था? एक सेंट्रलाइज पावर थी कि इसमें मजदूर और मालिक वर्ग को एक साथ ले लिया गया था कि मजदूर आ जाओ और मालिक आ जाओ, वो एक साथ में, और इसमें मजदूर और मालिक ही आएंगे, और जो वर्ग हैं उनको साथ में नहीं लिया गया था।
कि जो आर्थिक पैसे वाली चीज़ें मजदूर मालिक हैं और उनमें मजदूर को ले लिया गया था, जिससे कि कोई विरोध नहीं करे आपस में, जो मजदूर हैं वो विरोध नहीं कर पाएंगे। और एक कॉरपोरेट मॉडल बना दिया गया था और इसमें मजदूरों की कुछ नहीं चलती थी, मजदूरों के बारे में नहीं, इसमें उनका लोकतंत्र को दबा दिया गया था। एक मॉडल था। सरकार द्वारा उद्योग तथा मजदूरों संगठनों पर नियंत्रण कर लिया गया था कि मजदूरों को मिला ही लिया गया था इसमें, कॉरपोरेट मॉडल बना दिया गया था मालिकों के साथ में। तो फिर मजदूर संगठनों पर नियंत्रण अपने आप में आ गया था, जिससे कि मजदूर संगठन मजदूरों के राइट्स के बारे में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे और एक पार्टी सिस्टम अच्छे से चल पाएगा। निजी संपत्ति की अनुमति, निजी संपत्ति रख सकते हैं लेकिन राज्य के हित में ही रखेंगे, आप अलग से नहीं रख सकते उस संपत्ति को। जैसे अभी है हाँ, कि निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है तो उसको अपन खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर इधर ये था कि राष्ट्र हित में यूज करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरी जो प्रॉपर्टी होगी वो राष्ट्र की ही होगी। युद्ध तथा सैन्य उद्योगों पर जोर दिया गया था कि युद्ध करना है और सेना के लिए जो भी उद्योग वेपन्स बनाने उनके लिए आपको उद्योग खोलने, इस पर जोर दिया गया था। यहाँ से ये था कि आत्मनिर्भर बनना है अपने को और राष्ट्र शक्ति पर जोर देना है, ये अच्छी बात है। बट एक वन पार्टी सिस्टम कर दिया था और कॉरपोरेट मॉडल बना दिया गया था। इसमें क्या था कि मजदूरों की लोकतंत्रता, उनकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको सप्रेस कर दिया गया था। समाजवाद को बढ़ाना, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है? जियोपॉलिटिकल डायमेंशन ये इम्पोर्टेंट है कि साम्राज्यवाद को, इनकी एक नीति थी कि हमें कॉलोनिज्म, हमें कॉलोनी और हमें भी कॉलोनी बनानी है, जैसे यूके मतलब यूके बना रहा था, ब्रिटिश जो कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो इनको भी ये था कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है। मेन एक पर्पज़ ये भी था कि हमें साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है, कि जैसे कि पहले इतना था फिर और बढ़ाते जाना है, हमें साम्राज्यवाद को बढ़ाते जाना है। ये इनके एक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन था। प्राचीन रोमन साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना करना, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जब यूक्रेन रसिया डिस्प्यूट हुआ था 2023 के टाइम पे, जब 2022 से ही चल रहा है वो, तो जो डिस्प्यूट हुआ था यूक्रेन रसिया का, तो रसिया का भी एक मेन एम ये था कि हमें जो पुराना हमारा ओल्ड यूएसएसआर वाली फिलॉसफी थी उसको पुनर्स्थापना करनी है उसकी। तो सेम यहाँ पे इनका मुसोलिनी का था कि हमें प्राचीन रोमन साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना करनी है। जितना रोमन साम्राज्यवाद था उस पूरे रोमन साम्राज्य को हमें पुनर्स्थापित करना है और उसको पूरे को हमें जीतना है। तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है। अफ्रीका में इथोपिया पर आक्रमण किया तथा ऑस्ट्रिया में विस्तार कर लिया था। ये साम्राज्यवाद की जो भावना थी उसके हिसाब से अफ्रीका में इथोपिया कंट्री, उस पर आक्रमण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर तथा जर्मनी के साथ में गठबंधन, जब दो डिक्टेटर आपस में मिल जाएंगे तो गठबंधन ही करेंगे, और इनको करना भी था क्योंकि वो मित्र राष्ट्र थे, वो हिटलर को भी हरा रहे थे, हिटलर के अगेंस्ट में थे, तो इटली के भी अगेंस्ट में थे, वो सारी चीज़ें। तो ये जियोपॉलिटिकल डायमेंशन था इसका फांसीवाद का, कि इससे ये चीज़ें हुई कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा, एक मेन एम ये भी था जो पुराना रोमन साम्राज्यवाद था उसकी पुनर्स्थापना करना था। अफ्रीका में इथोपिया पर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया में विस्तार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर के साथ में गठबंधन कोलिजन किया था। इनकी आक्रामक विदेश नीति थी। भाई हीगल के बारे में पढ़ा, हीगल की आइडियोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। हीगल की आइडियोलॉजी पर भी काम किया था इन्होंने फांसीवाद में। इनका दार्शनिक आयाम भी जब हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे 6-7 हैं। द प्रिंस बुक लिखी थी, उनका भी एक डायमेंशन है। उनकी आइडियोलॉजी भी ली थी इन्होंने, मुसोलिनी ने। तो इनकी दार्शनिक आयाम में क्या था कि
उदारवाद और समाजवाद का विरोध करना है। हमें लिबरल लोग नहीं चाहिए और हमें सोशल पीपल नहीं चाहिए। हमें सिंपल सा हमें डिक्टेटरशिप करनी है और हमें साम्राज्यवाद को बढ़ाना है। और साम्राज्यवाद तभी बढ़ सकता है जब राष्ट्र एक साथ में रहेगा और जो भी लोग हैं वो राष्ट्र के लिए काम करेंगे। उनका कोई भी इंडिविजुअल पर्पज नहीं होगा, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और राज्य को सर्वोच्च इकाई मानना। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये एक हीगल ने दिया था कि राज्य को सर्वोपरि मानना है, राज्य ही सब कुछ है और स्टेट ही गॉड का मार्च है अर्थ पर, और कुछ नहीं है। ये हीगल ने बोला था। कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि स्टेट को भेजा गॉड ने और वो मार्च कर रहा है। ये सिंपल सा है। हीगल की फिलॉसफी कितनी है कि राज्य को सर्वोपरि मानना है, राज्य से बियॉन्ड द स्टेट कुछ भी नहीं है आपके लिए। ए स्टेट इज लाइक गॉड, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट। ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट का ओमनी का मतलब है कि एक ही जगह, तो गॉड जैसे एक सब जगह एक ही गॉड है, तो सेम उसी तरीके से स्टेट है सब कुछ, और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह सामूहिक हित पर जोर दिया गया था कि तुम्हारी इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए काम नहीं करोगे, आप राष्ट्र हित के लिए काम करोगे। हिंसा और युद्ध राष्ट्र निर्माण के साधन हैं। हमारे गांधी जी की फिलॉसफी इनसे मैच नहीं होती कि हिंसा, वायलेंस और वॉर आर मीन्स ऑफ बिल्ड नेशन। तो हिंसा और युद्ध को इन्होंने राष्ट्र निर्माण के साधन माना था, ये इनकी फिलॉसफी थी। वार एंड वायलेंस इज मीन्स टू मेक नेशन एज एंड एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द, नथिंग बियॉन्ड द नेशन। ये इनकी दोनों फिलॉसफी थी। इनके यही थी कि राष्ट्र ही सब कुछ है, ये फांसीवाद का होता। तो ये डायमेंशन देखें कि सामाजिक डायमेंशन, स्टेट इंडिविजुअल को कुछ नहीं माना, स्टेट सर्वोपरि है। वर्ग संघर्ष में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया था, वर्ग संघर्ष कुछ नहीं है। शिक्षा, मीडिया को राष्ट्रहित इनको प्रचार का मीडियम बना लिया। असहमति है कोई तो वो नहीं मानेंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको दबा दिया। और ये एक अनुशासित मशीन की तरह काम कर रहे थे। एक दलीय सिस्टम बना लिया था, जैसे अभी चाइना में एक दलीय सिस्टम। लोकतंत्र, चुनाव और नागरिक स्वतंत्रताएं का दमन कर दिया गया था। संसद, न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गई थी। गुप्त पुलिस, नेता ही सब कुछ है, लीडर इज ऑलवेज राइट वाली धारणा। आर्थिक कॉरपोरेट मॉडल बना दिया गया था। सरकार द्वारा उद्योग तथा मजदूरों के संगठन पर नियंत्रण कर लिया गया था। निजी संपत्ति की अनुमति थी, निजी संपत्ति की, बट वो राष्ट्र हित में थी। आत्मनिर्भर और राष्ट्र शक्ति पर जोर दिया गया था। जो पॉलिटिकल, ये मेन धारणा हो गई कि हमें साम्राज्यवाद को बढ़ाना है, ये इनकी फिलॉसफी थी। रोमन साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना करना। अफ्रीका, इथियोपिया, द्वितीय विश्व युद्ध। दार्शनिक में हीगल हो गए, द प्रिंस लिखी थी, अभी नेक्स्ट में आ जाएगा। तो हीगल की उनकी और इनके व्यक्तिगत इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं है और इन क्यूमुलेटिव मतलब इंक्लूसिव इंटरेस्ट पर जोर देना है। हिंसा और युद्ध राष्ट्र निर्माण के साधन हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में आया था 1996 में। इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो फांसीवाद का जो इवॉल्व हुआ था, फासिज्म इवॉल्व हुआ था, उसके क्या रीज़न थे इटली में? तो इसके जो भी डायमेंशन पड़ी उन डायमेंशन से ही है। तो इटली में फांसीवाद के उदय मुख्यतः बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि हमने देखा फाउंडर तो ये हुआ था 1922 से 1943 तक। हम ईयर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हुआ था। इसके कारण जो भी थे निम्न कारण। सबसे मेन कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्रों के मित्र राष्ट्र जो कौन कौन से थे कि यूके था, जापान था, हाँ ये था कि इटली स्टार्टिंग में मित्र देशों के साथ में था, यूके,
जापान और रसिया और इनके साथ में था। लेकिन संधि के अनुरूप अपेक्षित क्षेत्र नहीं मिले थे इनको। इटली जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो भी संधियाँ हुई थी उसके अपेक्षित इटली को अपेक्षित क्षेत्र नहीं बने थे। जो इतने अपेक्षा की थी कि मेरे को इतने सारे क्षेत्र मिल जाएंगे, इतना कुछ होगा, वो कुछ नहीं मिला। विजय के बावजूद अपमान की भावना उत्पन्न हुई कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जीत तो गए थे लेकिन अपमान की भावना थी। मतलब उसको जीतना मत बोलो, वही चीज़ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये कंडीशन हुई थी, संधि के अनुरूप इनको अपेक्षित क्षेत्र नहीं बने थे। जीतने के बाद में अपमान की भावना थी। दूसरा आर्थिक संकट था कि एक तो युद्ध में, आर्थिक संकट, युद्ध में इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जो भी वेपन्स थे, जो भी सैनिक थे, उनकी डेथ हो गई थी। कॉरपोरेट स्टेट मॉडल अपना लिया था इन्होंने कि मजदूर और इनको साथ में लेके आना है। ऐसे जो राइट्स थे उनके बारे में कुछ नहीं। युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योगों में गिरावट से जनता में रोष था, उद्योगों में गिरावट हो गई थी। मध्यम तथा मजदूर वर्ग असंतुष्ट थे। ये आर्थिक रीजन थे कि युद्ध के बाद महंगाई होनी है। अभी जैसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है वही है। युद्ध के बाद में पूरे वर्ल्ड में महंगाई होने को है, बेरोजगारी घटी जाती है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तीसरा राजनीतिक अस्थिरता थी। क्या थी, बार बार सरकार बदल रही थी, एक ही सरकार नहीं थी। लोकतांत्रिक सरकार कमज़ोर हो रही थी, लोकतांत्रिक सरकार कमज़ोर हो गई, जनता का विश्वास घट रहा था। ये राजनीतिक अस्थिरता थी। साम्यवाद का उदय हुआ। रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित इटली में मजदूर आंदोलन बढ़े। उधर रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, रूस में क्रांति हुई तो उससे इटली के मजदूर वर्ग भी प्रेरित हो गया था और यहाँ पे आंदोलन बढ़ गए थे। पूंजीवादी तथा मध्यम वर्ग डरे तथा फांसीवाद का समर्थन किया कि पूंजीवादी लोग हैं, अगर मजदूर ही काम नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब। मजदूरों ने आंदोलन अपने हक के लिए लड़ना चालू कर दिया, तो उन्होंने फिर फांसीवाद का समर्थन करना चालू कर दिया कि फांसीवाद सही है। उसकी वजह से ही मजदूरों को मालिकों के साथ में कंबाइन करके कॉरपोरेट मॉडल बनाया गया था और उसकी वजह से जो मजदूर संगठन हैं उनको नियंत्रण में ले लिया गया था। तो फांसीवाद का समर्थन करने से ये फ़ायदा हो गया था इनको। राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। शक्तिशाली राष्ट्र तथा साम्राज्यवादी बनने की लालसा हो गई थी। शक्तिशाली राष्ट्र और कि साम्राज्य, हमें पुराना जो रोमन एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करना है, रीइस्टेब्लिश करना है। फांसीवाद ने मजबूत नेतृत्व तथा एक राष्ट्र का नारा दिया। फांसीवाद ने दिया कि मजबूत नेतृत्व और एक राष्ट्र का नारा दिया कि इससे सब लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई थी कि इटली ही हमारा राष्ट्र है और इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे और हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ भी नहीं रहेगी। मुसोलिनी का प्रभावशाली नेतृत्व था, एक नेता मिल गया उनको कि प्रचार, और उसने मीडिया और शिक्षा के जरिए प्रचार किया। हिंसा को सही माना कि हिंसा और युद्ध राष्ट्र हित में सही है। ये उनका एक साधन था, उनकी एक फिलॉसफी थी। वादों से लोगों को आकर्षित किया कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये जो हीगल का जो आइडियोलॉजी उसको इसने मुसोलिनी ने यूज किया कि स्टेट ही सब कुछ है और स्टेट के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। सेना उद्योगपतियों का समर्थन मिल गया था। जब मजदूर वर्ग वो कर रहे थे तो उद्योगपतियों का समर्थन मिल गया कि भैया फांसीवाद सही है। स्थिरता तथा हितों की रक्षा करना चाहते थे। मेन आ जाता है दार्शनिकों का योगदान। ऐसा दार्शनिकों का योगदान वाला अलग से भी ये पूछा जा सकता है कि फांसीवाद में दार्शनिकों का क्या योगदान था। हाँ, लिटरेचर और दार्शनिकों का ये पूछा जा सकता है तो अलग से। जैसे एक बार शायद 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था
2021 में पूछा गया था। अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकन जो क्रांति हुई थी, उसमें दार्शनिकों का क्या योगदान था। तो इसमें हम 6-7 दार्शनिकों का योगदान देख लेते हैं कि फांसीवाद को बढ़ाने में, और हर एक कोई भी आइडियोलॉजी होती है, ये फांसीवाद को डिक्टेटर मुसोलिनी को बनाने वाले एक आइडियोलॉजी थी। इनमें इन जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर हैं, इनका बहुत योगदान था। पहले जो फिलोसफर थे फांसीवाद का, जियोवानी जेंटिले थे। तो जियोवानी जेंटिले का एक एक्चुअल आइडियलिज्म से राज को सर्वोच्च बताया, कि इनका एक दर्शन था एक्चुअल आइडियलिज्म। तो उसे राज इज एवरीथिंग, स्टेट इज एवरीथिंग, ये इनका था कि स्टेट सर्वोच्च है और कोई नहीं है, तथा व्यक्ति को स्वतंत्र राज्य के अधीन कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्रता से राज्य के अधीन कार्य करना चाहिए, और इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं है। ये जियोवानी जेंटिले ने कहा था कि स्टेट इज एवरीथिंग, स्टेज ही सुप्रीम पर्सनैलिटी स्टेट है और कुछ नहीं है। और जो लोग हैं उनको एक स्वतंत्रता से स्टेट के अधीन काम करना चाहिए। अब यहाँ पे स्टेट इज एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट रूल रेगुलेशन बनाएगा, एक राष्ट्र हित में काम करेगा, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम गलत। इंडिविजुअल फ्रीडम को सप्रेस करना ये गलत है। दूसरा, जॉर्ज सोरेल हिंसा तथा मिथ पर जोर दिया, जिससे फांसीवाद को आक्रामक रूप मिला। यहाँ तक ठीक था कि स्टेट इज एवरीथिंग एंड स्टेट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वी कैन सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम, बट इंडिविजुअल फ्रीडम ये डेमोक्रेसी को सप्रेस कर रहा है। दूसरा, जॉर्ज सोरेल हिंसा को, वायलेंस एंड मिथ पर जोर दिया, कि जितना झूठ फैलाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फांसीवाद को आक्रमण। उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे सुपरमैन सिद्धांत को विकृत रूप में अपनाकर मजबूत नेतृत्व तथा अधिन्यायवाद को उचित ठहराया। सुपरमैन सिद्धांत को इन्होंने सुपरमैन के लिए, जैसे कहते हैं ना कि सुपरमैन सारी ताकतें होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है और एक हित में ही काम करेगा, लेकिन इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे बता दिया कि डिक्टेटरशिप सही है। एक स्टेट के लिए मतलब अपने हितों को बचाने के लिए अगर कोई आदमी डिक्टेटर भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने डिक्टेटरशिप को उचित ठहरा दिया सुपरमैन के सिद्धांत से। ये थे फ्रेडरिक नीत्शे। और मेन आता है फिर हीगल को माना था कि राज को सर्वोच्च नैतिक सत्ता माना है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अभी ये हो गया। पहले कौन था कि जियोवानी जेंटिले फांसीवाद का दार्शनिक था, मेन ये थे जियोवानी जेंटिले। उसके बाद में जॉर्ज सोरेल आ गया, जिन्होंने हिंसा और मिथ पर जोर दिया था। थर्ड वन फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने सुपरमैन के जो प्रिंसिपल है उसको तोड़ मरोड़ के सुपरमैन के प्रिंसिपल से डिक्टेटर को उचित बना दिया। हीगल ने तो स्टेट की तुलना गॉड से कर दी है कि गॉड स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये बता दिया। उसके बाद द प्रिंस लिखने वाले मैकियावेली की द प्रिंस है, उसको इन्होंने फांसीवाद ने कैसे आइडियोलॉजिकली माना। ये मेन 4 फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने फांसीवाद के लिए आइडियोलॉजी दी। लेकिन अब ये नेक्स्ट है, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फांसीवाद को सपोर्ट करते। डिफरेंस में कहा है कि शक्ति, चतुराई तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु, शक्ति पावर के लिए, चतुराई तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु साधनों का उपयोग पर बल दिया, यूज ऑफ मीन्स, कि आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, एन आओ जीतने के लिए कुछ भी करें। तो वही शक्ति, चतुराई और उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों के उपयोग पर जोर दिया। तुम जैसे साधन यूज करना चाहो। इन्होंने वही सोरेल की जो आइडियोलॉजी थी उसको वो कर दिया कि हिंसा, वायलेंस और मिथ्स को आप यूज कर सकते हो।
तो उससे आक्रामकता बढ़ गई मैकियावेली की। तो इन्होंने फांसीवाद ने मैकियावेली की द प्रिंस को भी आइडियोलॉजी मान ली कि मैकियावेली साहब कहते हैं कि शक्ति, चतुराई और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप साधनों का यूज कर सकते हो जो आपको करने हैं। बट मैकियावेली ने फांसीवाद के लिए डायरेक्टली नहीं कहा था। थॉमस हॉब की आइडियोलॉजी को भी माना, शक्तिशाली, केंद्रीकृत सत्ता की आवश्यकता बताई जो अधिन्यायवाद का वैचारिक आधार है, कि शक्तिशाली, पावरफुल होना पड़ेगा और सेंट्रलाइज ऑफ पावर को केंद्रीकृत लाना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, जो कि डिक्टेटरशिप की वैचारिक आइडियोलॉजी है। तो थॉमस हॉब से भी ये प्रेरित थे। एक मॉस्को की रूलिंग क्लास थ्योरी के माध्यम से अल्पसंख्यक शासन की अवधारणा दी कि आप एक है ना, एक कोटेशन है कि पावर इज द परसेप्शन, कि जिसके पास पावर है उसने जो कहा, जो नैरेटिव सेट किया, जैसे अभी ट्रम्प साहब हैं, पावर है उनके पास में, जो कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डिस्प्यूट था कि उसमें सीज फायर ट्रम्प साहब ने करवाया। तो पावर है, नैरेटिव चला दिया, सोशल मीडिया सब उनके अंडर में है, तो पावर इज द परसेप्शन। वही मॉस्को कहने वाले हैं रूलिंग क्लास थ्योरी के हिसाब से, जो सत्ता है, सत्ताधारी सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, तो अल्पसंख्यकों पर शासन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आइडियोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फांसीवाद के लिए। तो मेन ये जेंटिले थे कि जिन्होंने राज्य की सर्वोच्चता को बताया और व्यक्ति की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको सप्रेस किया जा सकता है स्टेट हित में। और जॉर्ज सोरेल ने तो साधन बता दिए, हिंसा और मिथकों का यूज करो, आक्रामक बना दिया। फ्रेडरिक नीत्शे साहब ने तो सुपरमैन के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के डिक्टेटरशिप के लिए सही बता दिया। हीगल साहब ने तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बता दिया। मैकियावेली साहब ने कि जो फिलॉसफी थी, शक्ति, चतुराई तथा उद्देश्यपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकते हैं, इनको तो इन्होंने अपनाया था। कि मैकियावेली ने भी ये द प्रिंस में ये कहा है। थॉमस हॉब ने शक्तिशाली और केंद्रीकृत सत्ता है जो डिक्टेटरशिप की वैचारिक अवधारणा है। तो यहाँ से मॉस्को कि अपने अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में है उस पर शासन किया जा सकता है। फांसीवाद में हीगल, मैकियावेली, हॉब्स मॉस्को के सिद्धांत तोड़ मरोड़ को अपनाया तथा अधिन्यायवाद को सही ठहराया था। इन सभी कारणों से मिलकर इटली में लोकतंत्र कमज़ोर हुआ और फांसीवाद का उदय मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये रीजन थे, क्या क्या रीजनों की वजह से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, आने को यूपीएससी ने पूछा है, आरएस के सिलेबस में अभी ऐड हुआ है, तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद में है कॉर्पोरेट स्टेट मॉडल क्या है। कॉर्पोरेट स्टेट मॉडल क्या है ये हम पढ़ रहे थे। निगमात्मक राज कहते हैं इसको। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसको कॉर्पोरेशन कहा जाता है, निगम। कॉर्पोरेट स्टेट क्या था, इसका मॉडल क्या था कि इसमें आर्थिक व्यवसाय के आधार पर, आर्थिक व्यवसाय जो आर्थिक या फिर व्यवसाय कर रहे हैं कोई भी, के आधार पर समाज को संगठित किया गया था। कि जैसे कुछ लोग मालिक हैं और कुछ लोग मजदूर हैं, ये भैया मालिक हो गए और ये मजदूर हो गए, तो मजदूर और मालिक दोनों को एक साथ मिला लिया था, जिससे कि मजदूर अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सके और जो मालिक जो करवाना चाहेगा वो हो जाएगा। और इससे जो भी युद्ध के टाइम पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी उनकी वजह से हम इनका यूज कर सकते हैं मज़दूरों को। और ये मज़दूर जो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, उससे प्रेरित होकर आंदोलन ना कर सके। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक निगम बना दिया, डिफरेंट क्षेत्र के लिए एक निगम बना दिया, मालिक तथा श्रमिक दोनों को शामिल कर लिया गया था। अब इसकी विशेषताएं क्या थी कि सभी निगमों पर राज्य का नियंत्रण होगा, कंट्रोल स्टेट का होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया जाएगा। अपने आप कर दिया कि मालिक और मजदूर को साथ में ले आए तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा, जिससे हड़ताल तथा तालाबंदी नहीं होगी। सभी निर्णय राष्ट्र हित में लिए जाएंगे। ऑटोनोमी ऑफ ट्रेड्स यूनियन समाप्त कर दिए जाएंगे। सरकारी नियंत्रण निकाय काम करते हैं, सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे। ओवरऑल वही चीज़ है कि मजदूर और
मालिक को दोनों को मर्ज कर दिया, जिससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ख़त्म हो गया, स्ट्राइक नहीं हुई, तालाबंदी नहीं होगी और सारा सिस्टम है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा और गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक नहीं था, इसमें मजदूरों के मतलब लोग डेमोक्रेसी को दमन किया गया था, बल्कि राज द्वारा पूर्ण नियंत्रित था, जिसे तानाशाही और वैचारिक आधार मिला। एक कॉर्पोरेट स्टेट है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, तो छोटा सा है। कॉर्पोरेट स्टेट मॉडल क्या है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया था और कंट्रोल कर दिया गया था गवर्नमेंट का, ये है सिंपल सा। और इसमें जो डेमोक्रेसी है उसको दमन सप्रेस कर दिया गया था और पूरा कंट्रोल स्टेट का आ गया था, जिससे तानाशाह को वैचारिक आधार मिला। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फांसीवाद का विश्व पटल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।